Jai Hind everyone. In this video, we are going to see the explanation of chapter 1 of this book. आज हम लोग आपकी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक जो कि आपकी मेपल सीरीज की इंग्लिश की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर जो कि एक पोयम है उसके एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों का चैप्टर 1 है, द एंट एंड द क्रिकेट। यह एक पोयम है जो कि फैबल है। फैबल मतलब आप समझ सकते हैं, फैबल हम लोग उसको कहते हैं जो कि हमें कोई मोरल वैल्यू देती है, कोई शॉर्ट पोयम या शॉर्ट स्टोरी या कोई शॉर्ट पैरा जो कि हमें कोई मोरल देता है, मतलब मोरल सिखाती है कोई, उससे हम लोगों को कोई नैतिक शिक्षा मिलती है। और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वे एनिमल्स होते हैं नॉर्मली, ऑफनली, मतलब प्रायः अधिकांशतः उसमें जो कैरेक्टर चरित्र होते हैं वे पशु होते हैं, पशु पक्षी जानवर होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको फैबल कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो कैरेक्टर्स है वो एंट और क्रिकेट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पशु हैं और ये एक पोयम है, तो इसलिए हम लोग इसको फैबल पोयम कह सकते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स मीन्स शब्द और उनके अर्थ। हम लोगों के पास पहला वर्ड है अकस्टम्ड मीन्स आदी हो जाना या किसी चीज़ का आदत पड़ जाना। तो यहाँ पे उसके लिए इंग्लिश में दिया हुआ है यूज टू समथिंग। आप समझ सकते हैं किसी चीज़ का आदी हो जाना या किसी चीज़ की आदत लग जाना, लत लग जाना। सेकेंड वर्ड है हम लोगों के पास गे मीन्स होता है खुशी, उत्साह, आनंद। तो यहाँ पे हैप्पी मीन्स भी होता है, आप समझ सकते हैं खुशी या उत्साह, आनंद, जश्न, जोश आदि में। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास है फेमाइन मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ना, मतलब आपके पास भोजन की कमी हो जाती है। मतलब जब आपके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त क्षेत्र के हिसाब से, पर्याप्त लोगों के हिसाब से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, खेत से उतना अन्न उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग फेमाइन कह सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड दिया हुआ है स्कार्सिटी ऑफ फूड मतलब खाने की कमी हो जाना या किल्लत होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों के पास है विकेट मीन्स होता है एक छोटा दरवाज़ा या प्रवेश द्वार। यहाँ पे उसके लिए दिया हुआ है स्मॉल डोर और गेट। तो स्मॉल डोर और गेट मतलब छोटा दरवाज़ा या प्रवेश द्वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में ये एक छोटा दरवाज़ा है जिसको कि हम लोग पोएम में विकेट शब्द के साथ उच्चारित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विकेट शब्द आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सीटी ने अपने दरवाजे को बहुत ही जोर से धक्का देकर यहाँ पे जो क्रिकेट है उसको फटकारते हुए दरवाज़ा अपना बंद कर लेती है। तो इसी गेट के लिए यहाँ पे विकेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, मतलब स्मॉल डोर और गेट। तो सिटी छोटी होती है इसलिए उसका गेट भी स्मॉल है, इसलिए हम लोग विकेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने मीनिंग को पूरी तरीके से समझ लिया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेकअप। यहाँ पे ये सभी एक्सरसाइज हैं, इन सब को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने तरीके से वर्ड मीनिंग्स को आपको लिखा हुआ है और मैंने आपको समझा दिया है, तो आप समझ सकते हैं सेम टू सेम वही वर्ड मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेकअप है। कॉम्प्रीहेंशन चेकअप इसका अर्थ है कि मतलब आपने जो कविता पाठ से समझा है
उसी पे आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम लोगों को देने हैं। तो पहला कॉम्प्रिहेंशन चेकअप में पहला क्वेश्चन है ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर, मतलब जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ये MCQ प्रश्न है, ये प्रश्न कर रहे हैं MCQ। इसको आप रीड करेंगे MCQ, क्योंकि यहाँ पे यस लगा हुआ है इसलिए MCQ हो गया। MCQ का फुल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे यस है। अगर केवल यहाँ पे MCQ है तो आप क्वेश्चन में यस नहीं लगाएंगे, मैंने यहाँ गलती से यस लगा दिया है नीचे वाले MCQ में, आप उसको हटा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गलती से यस लगा दिया, आप उसको रिमूव कर दीजिए। जब MCQ केवल MCQ होगा तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखेंगे, और जब MCQs होंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न या अनेक विकल्प वाले प्रश्न, मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम लोग MCQ कहते हैं। तो यहाँ पे MCQ दिए हुए हैं, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे है, एक को मैंने अभी आपको समझा दिया क्या करना है, उसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। द सिली यंग क्रिकेट वाज अकस्टम्ड टू, जो नादान जवान मूर्ख झिंगुर था उसे किस चीज़ की लत थी, आदत थी, तो उसको गाने की लत लग गई थी, आदत हो गई थी। तो हम लोगों का बी ऑप्शन सिंह सही हो जाएगा। तो आप बी ऑप्शन सिंह के सामने जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें सही का निशान लगा लेंगे। सेकंड में आप देख सकते हैं द क्रिकेट आस्क द एंड फॉर, झिंगुर ने चींटी से किस चीज के लिए बात किया, पूछा, तो चींटी से झिंगुर ने खाने के लिए पूछा था, फूड। तो यह भी बी ऑप्शन है, आप बी को टिक करेंगे। उसने झिंगुर ने चींटी से भोजन के लिए एक मुट्ठी भर अनाज के लिए उससे पूछा था। तो हम लोगों का ऑप्शन बी जो कि फूड है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं। द क्रिकेट इन द पोएम वाज, कविता में जो झिंगुर है वह कैसा था, तो वह बहुत आलसी था। तो इसमें भी हम लोगों का ऑप्शन बी लेजी सही है। आप लेजी के सामने वाले बॉक्स को सही करेंगे तो आप देख सकते हैं टेक द करेक्ट ऑप्शन में 1 2 3 तीनों में ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेकअप का। हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन चेकअप का ए वाला कवर कर लिया। अब हम लोग बी वाले को देखते हैं। बी वाले में लिखा गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, निम्नलिखित मतलब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको आपको पूर्ण करना है कविता के मदद से, कविता की सहायता से। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मैंने ए लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। तो कविता की शुरुआत की पंक्तियों को अगर हम लोग देखें, फर्स्ट स्टैंजा को देखें तो फर्स्ट स्टैंजा को ही पूरी तरीके से यहाँ लिखा गया है। तो जो वर्ड्स फर्स्ट स्टैंजा के यहाँ पर मिसिंग थे मैंने उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं अ सिली, यहाँ पे सिली बोलेंगे आप। यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, एक जवान और बहुत ही मूर्ख झिंगुर जिसको कि गाने की लत लग गई थी, आदत हो गई थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वह पूरे गर्मियों के समय और जो बसंत ऋतु थे उसके पूरे समय, मतलब उस पूरे काल के दौरान ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु के
संपूर्ण काल के दौरान वह बस गाता ही रहता था, वह इतना मूर्ख था। तो यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग को फिल करेंगे। जवान होते हुए भी वह इतना मूर्ख था, तो जो जवान होते हैं उनमें शारीरिक शक्ति बहुत अधिक होती है। तो यह झिंगुर जवान भी था, लेकिन वह बहुत आलसी था, बहुत मूर्ख था कि अपने यंग एज के टाइम को यूं ही व्यर्थ कर रहा था। अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं कर रहा था। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंट में कोई भी काम नहीं कर रहा था। वह केवल आलसियों की तरह धूप में लेटे लेटे, मौसम का आनंद लेते लेते संगीत का गायन करता रहता था। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। केवल बातों से कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को यही सीख देने की कोशिश की जा रही है कि आलसी झिंगुर की तरह नहीं बनना है। अपने जवानी के समय को यूं ही फिजूल के फालतू के कार्यों में व्यर्थ नहीं करना है और उसको एक सार्थक दिशा में हम लोगों को लेकर जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड डैट एट होम। तब वह झिंगुर क्या करता है, वह शिकायत करने लगता है। हिट कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। और झिंगुर जब शिकायत करने लगता है कब, जब वह देखता है कि उसकी अलमारी में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। कॉम्प्रिहेंशन चेकअप के बी वाले पार्ट को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेकअप का थर्ड पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस आप अपने बुक में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आंसर है हम लोगों का द चिली यंग क्रिकेट सैंग थ्रू ऑल द समर एंड स्प्रिंग। इसमें आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि वह जो झिंगुर था वह पूरे समर और बसंत स्प्रिंग के टाइम पे क्या करता था। तो वह मूर्ख जवान झिंगुर उन पूरे समय काल के दौरान बस गाना ही गाता रहता था। तो यही इंग्लिश में लिखा गया। ये पहला हम लोगों का आंसर है। सेकेंड आंसर में आपसे बताया जा रहा है द लेजी यंग क्रिकेट फेस लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर। क्वेश्चन में शायद आपसे ये पूछा गया होगा कि उस झिंगुर को किस चीज़ की दिक्कत हुई ठंड के दौरान, किस चीज़ की कमी हो गई या किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई उसको। तो सेकेंड आंसर में मैंने आपको समझाया है कि जो बहुत ही आलसी जवान झिंगुर था उसको खाने की कमी हो गई, मतलब उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो उसको खाने की कमी हो गई। थर्ड आंसर में मैंने आपको समझाया यहाँ पे ही मीन लेजी यंग क्रिकेट, मतलब जो जवान आलसी झिंगुर था उसको यहाँ पे ही प्रोनाउन से संबोधित किया गया है। आस्क फॉर हेल्प टू द आंट, जो जवान आलसी झिंगुर था वह चींटी से मदद मांगता है। तो क्वेश्चन में शायद आपसे ये पूछा गया होगा कि झिंगुर किससे मदद मांगता है। तो झिंगुर चींटी से मदद मांगता है। ये हम लोगों का थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। फोर्थ आंसर में मैंने आपको लिखा हुआ है आंसर, आप देख सकते हैं। ही ब्रैकेट में सिली यंग क्रिकेट, मतलब यहाँ पे भी उस जवान मूर्ख नादान झिंगुर के लिए ही प्रोनाउन का यहाँ पर यूज हुआ है। ही डिड नॉट गेट व्हाट ही वांटेड ही फुलिश क्रिकेट, मतलब झिंगुर के लिए ही है। आस्क फॉर अ माउथफुल ऑफ ग्रेन इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एज लोन फ्रॉम द एंड। तो जो नादान जवान मूर्ख झिंगुर रहता है वह जो चाहता था उसको वह नहीं प्राप्त होता है। और वह क्या मांगता है, वह क्या चाहता था। तो वह जवान मूर्ख झिंगुर एक मुट्ठी भर अनाज चींटी से उधार के तौर पर मांगता है, लोन के कर्ज के तौर पर मांगता है, लेकिन चींटी उसको नहीं देती। तो यही आपको समझाया गया है आंसर 4 में। आंसर 5 में लिखा गया है द क्रिकेट गॉट गेट का थर्ड फॉर्म आप गॉट या गॉटन कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, आप कोई भी लिखवा सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको यहाँ पे क्रेडिट या एड लोन, आप दोनों में से किसी एक शब्द का यूज कर सकते हैं। या तो क्रेडिट आप लिखवा सकते हैं या तो आप
फ्रेज एज लोन का यूज़ कर सकते हैं, तब आप क्रेडिट नहीं लिखवा सकते हैं। तो 5वें में बताया गया है द क्रिकेट गॉड या गॉटन को एक लिखवाइएगा। द रिप्लाई यू क्रिकेट सैंग थ्रू ऑल द समर एंड स्प्रिंग देन गो एंड डांस विंटर अवे। तो जब झिंगुर सीटी के घर में जाता है उससे अनाज मांगने मुट्ठी भर कि मुझे दे दो, ठंडियों में बहुत ठंड है, मेरे घर में अन्न का एक जाना भी नहीं है, अनाज का एक जाना भी नहीं है, तो मुझे दे दो, उधार के तौर पर ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो सीटी उससे पूछती है सर आपने क्या किया, मतलब महोदय आपने क्या किया पूरे ग्रीष्म और बसंत ऋतु के समय। तो क्रिकेट कहता है उसको कि मैं तो गाने का गायन कर रहा था, संगीत का वादन कर रहा था। तो तब इस पर सीटी उसको क्या जवाब देती है, वही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सीटी कहती है कि महोदय यो झिंगुल जी आप पूरे ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु के समय जब संगीत गायन कर रहे थे, गा रहे थे, तो ठीक है, अब आप ठंडी भर में जाइए, पूरे ठंडी भर डांस कीजिए। तो इस तरह सीटी उसको फटकारते हुए धुतकारते हुए यह प्रति उत्तर देती है और अपने विकेट मतलब छोटे दरवाजे को, घर के छोटे दरवाजे को बंद कर लेती है। तो 5वें में आपको यही बताया गया है। 6 वाले आंसर में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, शायद यह पूछा गया होगा कि आपको इस फेबल, इस छोटी कविता से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस कविता से हम लोग यह सीख सकते हैं कि हम लोगों को बहुत ही कठिन और बहुत ही चतुरता से, बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए अपने अच्छे दिनों में, ताकि हमारे जब बुरे दिन आए तो हम अच्छे दिनों में किए गए कार्यों द्वारा बुरे दिनों का सामना कर सकें, इतने हम लोग योग्य हो सकें। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स को कोशिश किया है समझाने की अच्छे से। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, आप बुक में देख सकते हैं, ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज में पहला है होमोफोन। होमोफोन्स मीन्स होते हैं एक समान ध्वनि वाले शब्द जो कि बोलने में लगभग एक समान होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको वही समझाया गया जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इनमें अंतर बताना है। दोनों एक जैसे सुनने में लग रहे हैं। यहाँ पर हम नेमिंग नहीं था, मैंने ए कर दिया, आप भी बना सकते हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ए आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग नाइट बोलेंगे, इसको भी हम लोग नाइट बोलेंगे। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो एक जैसा है, आप सुन सकते हैं नाइट नाइट, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और दोनों के अर्थ बहुत ही अलग है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या करने की कोशिश की है। नाइट, नाइट मीन्स यहाँ पे मैंने बताया द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इन ईच 24 आवर्स। प्रत्येक 24 घंटों में सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक के काल को हम लोग नाइट, रात्रि कह सकते हैं, रात्रि की संज्ञा दे सकते हैं, जिसको कि हिंदी में रात्रि काल भी कह सकते हैं, या तो इसके लिए हम लोग आवर्स ऑफ डार्कनेस भी कह सकते हैं, अंधेरे, अंधकार का समय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको नाइट अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट है हम लोगों का नाइट। नाइट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गैलेंट, पैलाडिन, शेवेलियर, बैनरेट, हॉर्समैन। आप समझ सकते हैं नाइट मीन्स सामंत। सामंत मतलब एक प्रकार का ऐसे व्यक्ति या ऐसे समूह होते थे जो अपने मालिकों का, अपने उच्च श्रेष्ठ लोगों का सहायता करते थे, उनकी रक्षा करते थे। तो इसलिए यहाँ पे गैलेंट शब्द इसके लिए साइनोनिम्स है, जिसके लिए वीर, जो वीर होगा, साथी होगा, वही तो रक्षा कर पाएगा। इसलिए सामंत, नाइट मीन्स सामंत, उनके लिए हम लोग गैलेंट या पैलाडिन, राजपूत, आपने सुना ही होगा, राजपूत हमेशा से ही वीर, साहसी और बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा हुआ करते थे। शेवेलियर मीन्स भी आप राजपूत समझ सकते हैं। बैनरेट, सूरमा, सरदार,
जो बहुत बहादुर होगा, ताकतवर होगा, श्रेष्ठ होगा, वही तो सरदार बनेगा किसी भी दल में, किसी भी जगह। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए ये सब क्यों आ रहा है। साइनोनिम्स के तौर पे हॉर्समैन में अश्वरोही, घुड़सवार। जो ताकतवर होंगे, वीर होंगे, वही अश्वरोही हो सकते हैं, घुड़सवार हो सकते हैं। कमजोर लोग तो घोड़े के ऊपर ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाइट और नाइट में फ़र्क देख लिया। मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बी हम लोगों का है सिंक सिंक, लगभग एक समान ही है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। सिंक के लिए हम लोग कह सकते हैं रिसाइट, रैन, कैरोल, कोरस, रेंडर, क्रून आदि शब्द भी हो सकते हैं। मैंने आपको इतना लेके समझाने की कोशिश किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंग मीन्स होता है गाना, गायन, मतलब बोल प्रकट करना। यहाँ पर है बोल प्रकट करना, मधुर ध्वनियों का उत्पादन करना या को प्रकट करना। जब हम लोग खुश रहते हैं, किसी उत्साह, जोश, उमंग, जश्न, समारोह आदि में हम लोग सिंग करते हैं। जश्न मनाते हैं तो लोग गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं। और यह क्रिया है, मतलब यह काम किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह क्रिया है, क्योंकि यह कार्य किया जाता है, क्योंकि इस कार्य को प्रस्तुत करते हैं लोग समूह में या अकेले मिलकर। तो यहाँ पर जो साइनोनिम्स है उनको समझ लेते हैं। रिसाइट मीन्स सुनाना, वर्णन, व्याख्या करना या वर्णन करना किसी चीज़ का। तो कविता को जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग रिसाइट शब्द से भी प्रयोग कर सकते हैं कि रिसाइट कीजिए, कविता को बोलिए, सुनाइए। तो सिंग जब आप करेंगे तो भी आप रिसाइट करते हैं, किसी भी बोल को आप बोलते हैं, रिसाइट करते हैं, वर्णन करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं। चैंट मीन्स होता है गीत, मंत्र, भजन, गुणगान करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो आप संगीत, गायन आदि के माध्यम से करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चैंट भी आया हुआ है। कैरोल मीन्स हर्ष का गीत, तराना, गान, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। कैरोल मीन्स होता है ईसाई भजन। ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं वह जब जश्न मनाते हैं अपने ईश्वर के प्रति, जो भजन करते हैं, जो धार्मिक गीत प्रस्तुत करते हैं, गायन करते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग कैरोल शब्द से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैरोल मीन्स आप समझ सकते हैं आनंद पूर्वक गाना भी हो सकता है। आप सब समझ सकते हैं, सबका अर्थ लगभग एक जैसा ही। कोरस मीन्स होता है सहगान, मतलब साथ में गाने वालों का समूह। यहाँ पे है ही गायक गण, मतलब ढेर सारे जो गाने वाले लोग हैं, गायक दल, वही है। वृंदगान, वृंदगान मीन्स एक से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम लोग वृंदगान कह सकते हैं। समवेत गान, एकत्र होकर गाना, मतलब कई लोग इकट्ठा होकर गाते हैं। दो या दो से अधिक लोग जब इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से संगीत आदि का प्रस्तुतिकरण करने लगते हैं तो उसको हम लोग कोरस कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं। रेंडर यहाँ पे दिया हुआ है। रेंडर मीन्स प्रदान करना, प्रस्तुत करना। तो संगीत जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए रेंडर शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट वर्ड जो मैंने लिया हुआ है क्रून है। आप और भी वर्ड्स देख सकते हैं अपने बच्चों को, आप लेकिन इतना समझा देंगे तो बहुत ही है। क्रून, क्रून मीन्स होता है गुनगुनाना। तो जब हम लोग गाने को गाएंगे तो लोग गुनगुनाते तो हैं ही। तो आप ये सब समझ सकते हैं अच्छे से। मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने का। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंक के बाद यहाँ सिंक है। सिंक मीन्स डूबना, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है डिसेंड, ड्रॉप, कैविटी, प्लंग। तो सिंक मीन्स होता है डूबना, छिपना, मूल्य आदि में कमी आना, क्षीण, कमजोर होना। सिंक मीन्स कुंड या हौदी भी होता है, जिसमें हम लोग पानी डालकर इकट्ठा करके रखते हैं। इसके लिए हम लोग पॉन्ड या रिजर्वियर शब्द आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो पॉन्ड को हम लोग कुंड बोल सकते हैं। कुंड में जल इकट्ठा होता है, जो कि पहले समय में लोग इकट्ठा करते थे, और लोग उसको हौदी या हौदा भी बोलते हैं कई लोग। तो यहाँ पे सिंक मीन्स ज़्यादा मैंने आपको नहीं समझाया, बहुत लॉन्ग हो जाता है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। जलमग्न हो जाना, डूब जाना या नीचे उतरना, कमी आना, ये सभी चीज़ें सिंक का मतलब है। नेक्स्ट है वेट। वेट और वेट, यहाँ पे दोनों वेट और वेट है, आप देख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। वेट मीन्स इंतज़ार करना, रुकना। वेट मीन्स वजन या भार। यहाँ पे नेक्स्ट डी है मेड। मेड एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। मेड मीन्स नौकरानी, सेविका, मतलब कोई महिला या कन्या होगी सेविका, उसको हम लोग मेड कहते हैं। अगर कोई पुरुष या मेल होगा तो उसके लिए हम लोग सर्वेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। मेड सेकेंड है। मेड मीन्स बनाया या निर्माण किया, किसी चीज़ का निर्माण करना। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, थोड़े से ही मैंने यहाँ पे अंतर लिए हुए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। ई आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। आप ई में फीट और फीट है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। फीट मीन्स पैर, पाँव या पाद। पाद मीन्स भी पाँव होते हैं। पाँव, एक पैर को हम लोग फुट कहते हैं। जब दोनों पैर हम लोग साथ में प्रयोग करते हैं, दोनों पैरों को बोलने के लिए, तो हम लोग फीट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा फीट को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। सेकंड फीट है। फीट मीन्स कर्तव्य या साहसिक कार्य या जोश में अनोखा कर्तव्य करना। तो सर्कस वाले हमेशा साहसिक कार्य करते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, तो उसमें हम लोग फीट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेल। पेल, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पेल मीन्स होता है फीका या कमजोर होना, क्षीण होना, पीला पड़ जाना, कमी आ जाना किसी चीज़ में आदि, आप समझ सकते हैं। और सेकंड पेल है, आप समझ सकते हैं बाल्टी, पात्र, घड़ा, बर्तन आदि। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पेल बोल सकते हैं, ये भी सही है, या तो आप इस पे थोड़ा जोर देकर पे एल बोल सकते हैं। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, पे एल या पेल, आप दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको सही लगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार है। जब ए के ऊपर ऐसा लगा होता है तो हम लोग ए पर थोड़ा ज़्यादा खिंचाव देते हैं, जोर देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पे एल बोल सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को पे एल ही बोलता हूँ। आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे आपको उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की। कैविटी मीन्स आप समझ सकते हैं छेद या गुहिका, मतलब कहीं गड्ढा होना, उसी को हम लोग कैविटी कहते हैं। जैसे डेंटिस्ट आपको कहता है कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है, छेद हो गया, कीटाणु ने छेद कर दिया, तब आपका दांत दुखने लगता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको समझ लिया है। पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसको समझ लिया, मीनिंग्स को, कॉम्प्रिहेंशन चेकअप के फर्स्ट पार्ट को, ये सभी, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। होमोफोन्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब सुनना और बोलना। यहाँ पर ई है। लिसन एंड रिपीट दीज एक्सप्रेशंस, मतलब सुनिए और इन व्यंजकों को, इन अभिव्यक्तियों को, इन वाक्यों आदि जो भी आप बोलना है बोल सकते हैं को दोहराइए, मतलब इनका प्रति उच्चारण कीजिए, फिर से बोलिए। मतलब टीचर बोलेगा, स्टूडेंट्स फिर से सुन के बोलेंगे, यही बोला जा रहा है आपको सरल शब्दों में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे मेरा परिचय करने दो या मुझे मेरा परिचय करने दीजिए। जब क्लास में आप रहते हैं तो कई बार टीचर के सामने आप अपना परिचय करते हैं, तो कई बार मॉनिटर कहता है पहले मुझे अपना परिचय करने दीजिए। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो यहाँ पर सेकेंड है हाउ डू यू डू, जो कि एक प्रश्न है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हाउ डू यू डू का अर्थ है आप कैसे हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का आई एम वेरी वेल, थैंक यू एंड यू, मतलब उसका उत्तर दिया जा रहा है, सेकेंड वाले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। मतलब इसमें दो सेंटेंस हो गया है,
एक आपका है असर्टिव सेंटेंस और साथ में उसमें एंड यूज जोड़कर इसको इंट्रोगेटिव भी बना दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 4 को, मतलब 4 वाला जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है आई एम फाइन थैंक यू। इसको आप आई एम फाइन बोल सकते हैं या आई एम फाइन भी बोल सकते हैं। आई एम फाइन थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। फिफ्थ में आपको बोला जाए इट वॉज वंडरफुल टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज सो गुड टू मीट यू टू, तो जब आप किसी को बोलेंगे कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा तो वह भी आपको उत्तर देगा कि आपसे भी मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मीन्स रचनात्मक लेखन। यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग समझ लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय choosing the most suitable words from the brackets. You can also use a word of your own that you think fits best. मतलब नीचे जो शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में उनका जो भी उचित है उसका प्रयोग करके आप नीचे फिल करिए इन खाली जगहों पे, रिक्त स्थानों पे, या जो आपको लगता है कि जो और कोई भी शब्द उचित हो सकता है इस जगह पे, खाली जगहों पे, तो आप उसको भी भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट की बुक ली है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में पूरी बुक को फिनिश करवा दिया है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन सभी लोगों को जिनको ज़रूरत हो उनके लिए पूरे चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर हैं, मे भी चैप्टर 18 या 17 है, पूरे को कंप्लीट रूप से ऑनलाइन भी कर सकूँ, एक एक चीज़ों को समझा सकूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट की बुक ली है, इसमें बच्चों ने पेंसिल से टिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहला है एज लाइट एज अ, इसका आंसर फेदर है, मैंने ही भरवाया हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चों से। एज लाइट एज मतलब इतना हल्का कि जैसे कि पंख, क्योंकि ऑप्शन में हम लोगों के पास है ग्लास, फेदर, फैन, बुक। ग्लास मीन्स होता है कांच, फैन पंखा, बुक मीन्स किताब। तो ये सभी तो भारी होते हैं, फेदर इन सभी में फेदर ही एक ऐसा ऑप्शन है, पंख, जो कि हल्का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं एज लाइट एज अ फेदर, पंख, पंछियों के पंखों को हम लोग फेदर कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंड है एज ब्रेव एज अ, इतना बहादुर जैसे कि, तो ऑप्शन में आपके पास है मैन, डॉग, रैबिट। तो डॉग बहुत बहादुर नहीं होते, रैबिट भी बहुत बहादुर नहीं होते, मैन भी उतने बहादुर नहीं होते। ऑप्शन के हिसाब से लॉयन सबसे बहादुर है, तो हम लोग लॉयन को यहाँ पर फिल करेंगे, एज ब्रेव एज अ लॉयन। जो सही है, हम लोग केवल जो उचित ज़्यादा है उसको हम लोग फिल करें। यहाँ पे आप स्मॉल एल फिल करेंगे, स्टूडेंट ने कैपिटल किया हुआ है, आप स्मॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी स्मॉल से स्टार्ट हुआ है तो स्मॉल ही हम लोग फिल करेंगे। मैन, डॉग, रैबिट सभी बहादुर हो सकते हैं, पर वह समय पर डिपेंड करता है। तो इस समय हम लोगों के पास सबसे उचित उत्तर लॉयन है, इसलिए हम लोग लॉयन फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एज वाइट एज, इतना सफ़ेद जैसे कि दांत। तो दांत सबके उतने सफ़ेद नहीं होते हैं, कई लोगों के दांत पीले भी हो जाते हैं। लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश भी उतना सफ़ेद नहीं होता है। दिन के उजाले में आप बिजली के प्रकाश को तो देख ही नहीं सकते हैं और रात में आप प्रकाश को भी नहीं देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की बात मैं कर रहा हूँ। स्नो क्राउड, तो इन सभी बहुविकल्पीय उत्तरों में स्नो सबसे सही प्रतीत हो रहा है। तो एज वाइट एज स्नो मतलब इतना श्वेत, इतना सफ़ेद जैसे कि हिम। स्नो मीन्स हिम, आइस मीन्स बर्फ। इसके डिफरेंस को मैंने अपने एक वीडियो में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि साइंस चैप्टर का है। नेक्स्ट है एज ग्रीन एज सूट, सूट ग्रीन नहीं होती है, बहुत कम ग्रीन होती है। ग्रास, सैंड, बालू, पनीर, तो ये सभी उतने ग्रीन नहीं होते हैं। इसमें सबसे सटीक और उपयुक्त उत्तर हम लोगों को ग्रास है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रास फिल कर लेंगे। हरी हरी घास होती है, तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं हरी हरी घास उगी रहती है। लास्ट है एज स्लो एज, मतलब इतना मंद, इतना धीरे चलना, इतना धीरे होना, इतना कम होना जैसे कि
तो सबसे स्लो कौन होता है ऑप्शन के हिसाब से? माउस स्लो नहीं होता, बहुत तेज भागता है। डियर भी बहुत तेज भागते हैं ये लोग। टर्टॉइस, तो टर्टॉइस सबसे स्लो है, तो एज स्लो एज टर्टॉइस। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी, तो यहाँ पे टर्टॉइस शब्द हम लोगों का सबसे सही बैच है, तो हम लोग टर्टॉइस फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएटिव राइटिंग को कंप्लीट करवा दिया है, आप समझ सकते हैं। अब हम लोग फन टाइम को कंप्लीट करके चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। फन टाइम मतलब आनंद का समय या मस्ती का समय। तो मस्ती करवाइए अपने बच्चों को और ख़ुद भी कीजिए। मैं तो हमेशा करता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत एंजॉय करते हैं, मैं भी करता हूँ उनके साथ। तो आप भी कीजिए, बच्चे एकदम खुश रहेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, सर्कल ऑल द IE and EI words you can find hidden in this puzzle, also write them in the blank provided below। मतलब जितने भी शब्द IE और EI वर्णों का प्रयोग करके बन सकते हैं, नीचे जो पजल पहली दी हुई है तो आप बनाइए और उनको रिक्त स्थानों पर जो खाली जगह प्रदान किए गए उनमें लिखिए, भरिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टोटल 12 ब्लैंक्स हैं। मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखा हुआ है सभी को और उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 13 वर्ड्स ढूंढे हुए हैं। पहला प्लायर, वियर्ड, रिसीव, थीप, रिलीफ, ईल्ड। ये मैंने हॉरिजॉन्टल में ढूंढा है। 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल में 6 वर्ड्स मैंने ढूंढे हुए हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं 6 वर्ड। अब यहाँ पे मैंने वर्टिकल में 7 वर्ड्स ढूंढे हुए हैं, तो आपको केवल 6 फिल करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। सीव, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने हल्का सा डॉट लगा दिया है, बिंदी लगा दिया है, तो ये आर नहीं है, ये आई ही है। मेरे स्टूडेंट ने हल्का सा इसको यहाँ पे इसके फेस को हल्का सा टर्न कर दिया है, यहाँ पे पेन चला दिया है हल्का सा, इसलिए ये आर लग रहा है, लेकिन ये आई है, तो आप इसको आई समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल में मैंने जो जो ढूंढा है, ये सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीव, हाइट, डिसीव, व्यू, रिसिप्ट। इसको हम लोग रिसिप्ट बोलेंगे, रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान अच्छे से दीजिए। यहाँ पर है फील्ड, यहाँ पर है हायर। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स ढूंढ के रखे हुए हैं, आप कोई 6 वर्ड से यहाँ पे फिल करवा सकते हैं। इस तरह मैंने पूरे 12 को बता दिया। अब इनके अर्थों को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर प्लायर है। प्लायर मीन्स होता है घाट, बांध, सेतुबंध या तटबंध। घाट या बांध आदि चीज़ों को सेतुबंध, तटबंध, मतलब नदी के बहाव को हम लोग इस प्रकार भी रोक देते हैं, तो उसको हम लोग पियर कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं वियर्ड। वियर्ड मीन्स होता है अजीब, विचित्र, विलक्षण, अनोखा। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है रिसीव। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त किया, ग्रहण किया, लेना, स्वीकार करना आदि। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है थीप। थीप मीन्स होता है चोर, तस्कर, जेब कतरा, डाकू, उचक्का, लुटेरा आदि। रिलीफ। रिलीफ मीन्स होता है आराम, राहत, चैन, सुख का अनुभूति होना, भारग्राही मतलब आपके शरीर में जो थकान है उसमें कमी आना, मतलब आपको आराम मिल रहा है। नेक्स्ट है ईल्ड। ईल्ड मीन्स होता है उपज, फल, फसल, खेत की पैदावार, राजी होना या दबना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग आगे भी समझ सकते हैं, तो इधर मैंने आपको फिल करने को बोला है शिव। शिव मीन्स होता है चलनी, छलनी, झलना, कपड़ दान करना या कपड़ छान करना, सॉरी कपड़ छान करना, दान आप नहीं लिखेंगे, छान करना। मतलब कपड़े से जब हम लोग कई बार किसी चीज़ के रस को, जूस को छानते हैं, तो उसको हम लोग कपड़ छान कह सकते हैं। शिव चलनी या छलनी में भी
हम लोग किसी चीज़ को छान सकते हैं, तो आप पानी डालेंगे तो वो छन कर तुरंत बाहर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कपल छान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े से भी हम लोग तेल आदि चीज़ों को छान लेते हैं, रस को छान लेते हैं, कई चीज़ों के रस को। तो सीव मीन चलनी या छलनी या झरना या कपल छान करना, या किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग करके किसी चीज़ को चालना या उसको छलनी करना, तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में शिव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइट। हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, उच्चता, चोटी पर पराकाष्ठा या शिखर आदि कोई भी शब्द आप अपने विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, भड़काना, ढकोसलेबाजी करना, झांसा देना या ठगना, मीठी मीठी बातें करना, ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग डिसीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू। व्यू मीन्स होता है देखना, दर्शन करना, अवलोकन करना या अपनी राय रखना, अपनी बात रखना या किसी चीज़ का अवलोकन करना आदि शब्द आप अपने विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीट। रिसीट मीन्स होता है रसीद, प्राप्ति करना, किसी चीज़ का प्राप्त करना या स्वीकार पत्र या कोई भी चीज़ जब आपको कहीं से प्राप्त होती है एक पूर्य के रूप में, तो उसके लिए हम लोग रिसीट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फील्ड। फील्ड मीन्स आप समझ सकते हैं मैदान, क्षेत्र, खेत, भूमि, युद्ध क्षेत्र आदि। नेक्स्ट और लास्ट हम लोगों का है हायर। हायर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, वारिस, अंशभागी, विरासत में पाना कोई चीज़, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग हायर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इसको समझ लिया, इसको समझ लिया, इसको भी समझ लिया। यहाँ पे हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को समझ लिया, तो पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने समझ लिया। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे से तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों का चैप्टर था, क्लास 4 की बुक है, आप देख सकते हैं। यहाँ कंटेंट्स हैं, ये बुक के पेजेस हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्रिकेट है, ये भी क्रिकेट है, फनी क्रिकेट है। यहाँ पे कछुआ और खरगोश की कहानी मैंने पिक्चर कलेक्ट करने की कोशिश की है। आप अपने बच्चों को कहानी यूनिटी की समझा सकते हैं कि अब ज़माना बदल गया, अब कछुए खरगोश साथ में रहकर भी जीत सकते हैं। मतलब इससे हम लोग यह सीख सकते हैं कि कमज़ोर तेज बच्चों को कमज़ोर बच्चों का साथ देना चाहिए और उनको साथ लेकर आगे चलना चाहिए। कमज़ोर को अगर अच्छा दिशा निर्देश देने वाला साथी मिल जाए तो कमज़ोर भी आगे बढ़ सकता है खरगोश की गति के साथ। तो अब कहानी को आप बदल के अच्छे से समझाइए, पुरानी कहानी को मत समझाइए कि कछुआ हमेशा हारता ही है। यहाँ पे कछुए को हम लोग टर्टॉइस और टर्टल दो तरीके से शब्द प्रयोग करते हैं अंग्रेजी भाषा में। दोनों का ही हिंदी अर्थ कछुआ होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है जो कि कम लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंसेस है बता दिया गया है आपको, आप पढ़ सकते हैं और समझा सकते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, पर दिखा दे रहा हूँ पिक्चर्स को। यहाँ पर ये क्रिकेट है जिसको कि हम लोग झिंगुर कहते हैं। यहाँ पर ये ग्रास हॉपर है, लेकिन लोग आमतौर पर इसको भी क्रिकेट बोल देते हैं। यहाँ पर ये ग्रास हॉपर ही है, लेकिन कई लोग इसको क्रिकेट का साइनोनिम भी लिख देते हैं। तो अब ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डा होता है, जो कि क्रिकेट के रिश्तेदार समझ लिए जाते हैं। ये एंट है, बहुत ही डेंजरस लग रही है, ख़तरनाक लग रही है। ये भी एंट है। यहाँ पे एंट कैसे रहते हैं उनकी पूरी लाइफ साइकिल बताई गई है, आप देख सकते हैं। मैंने पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश की है। एंट जो है वो कॉलोनी में रहती हैं। ये क्वीन एंट है, जिस तरह मधुमक्खियाँ रहती हैं, क्वीन भी रहती है उसमें, उसी तरह इसमें क्वीन एंट होती है। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत पहले पिक्चर क्लिक की थी जब न्यू बुक मुझे मिली हुई थी। तो अब तो स्टूडेंट्स ने बुक को बहुत ही
अनटेडी कर दिया, मतलब गंदा कर दिया है उस पर पेंसिल पेन का स्केच यूज करके। तो मैंने इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है, आप समझ सकते हैं। ये बुक के पार्ट्स हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। सो एन्जॉय योर टाइम एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।